नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी चाहते थे तेजस्वी यादव के साथ एक नई गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का। जो उनकी कोशिश थी वो आज खारिज कर दी गई है। तो इस खारिज करने के पीछे क्या वजह है, क्यों खारिज की गई और क्या क्या रीजंस निकल रहे हैं, आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे ओवैसी की तेजस्वी के साथ एक नया गठबंधन बनाया जाए और उनके साथ इस बार चुनाव लड़ा जाए, लेकिन आज उसको खारिज कर दिया गया, उसको रिजेक्शन मिल गया, मतलब मना ही कर दिया गया। क्या वजह हो सकती है और क्यों? आपने देखा कि तेजस्वी ये कहने नहीं आए जी, और ये कहवाया गया कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से उन नेता ने कहा है जो माना ये जाता है कि हैं तो कांग्रेस में लेकिन हैं लालू के करीब, अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह पूर्व में आरजेडी में थे और वो आरजेडी से चुनाव लड़कर जीतकर केंद्र में जब यूपीए 1 की सरकार बनी थी उस वक्त मंत्री भी थे। कालांतर में उन्होंने आरजेडी छोड़ दिया, कांग्रेस ज्वाइन किया उन्होंने, और कहा यह जान लगा कि आरजेडी ने अपना एक एक्सटेंशन कांग्रेस में कर लिया है अखिलेश सिंह के तौर पर। अब उन्हीं अखिलेश सिंह ने, जो कि कुछ दिनों पहले तक तो प्रदेश अध्यक्ष थे, अब नहीं हैं, अब उन्होंने ऐसी बात कही है, इतनी बड़ी बात कही है सामने आकर के, जो शायद कोई भी कहते हुए दिखना नहीं चाहता था। बिल्कुल। कांग्रेस का भी कोई नेता जो कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है या फिर जो प्रभारी है या फिर आरजेडी के नेता, फ्रंट पर आकर कोई कहना नहीं चाह रहा था। चाहता है। और यही बताती है कि असदुद्दीन ओवैसी की ताकत बिहार में क्या है। कोई भी सामने आकर के ये बात अगर कहता, और जिस तरह से अखिलेश सिंह ने कही है, तो उसको नुकसान होगा, कुछ इस तरह की भावना थी। और शायद यही वजह है कि इतने बड़े फैसले को सुनाने के लिए चुना गया अखिलेश सिंह को। अखिलेश सिंह सामने आए और आज की तारीख में उनका पद क्या है? पूर्व अध्यक्ष है, प्रभारी कोई और हैं, उनके पास इस वक्त प्रदेश में कोई पोस्ट है नहीं, राज्यसभा सांसद हैं, और जिसको कहा जाता है कि लूप में हैं या नहीं हैं। तो जब तक वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब तक तो जाहिर है कि सभी बातों के मध्य में वो हुआ करते थे। अभी उनसे क्यों कहवाया गया है? तो इसीलिए ताकि कोई मुस्लिम वोट बैंक जो है बिहार का, उसको नाराज करता नहीं दिखे। उन्होंने कह दिया कि हम किसी भी ऐसे दल के साथ गठबंधन नहीं कर सकते हैं जो कि कम्युनल एजेंडा रखता है, सांप्रदायिक एजेंडा रखता है। तो न केवल रिजेक्ट किया गया है बल्कि साथ ही साथ उनके ऊपर एक बहुत बड़ा तोहमत भी लगाया गया है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कि आप एक कम्युनल एजेंडा रखने वाली पार्टी हैं और हम आपके साथ एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही गई है, और ख़ास तौर पर ऐसे में जबकि बिहार में एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है और वो बड़ा मुस्लिम वोट बैंक गैर एनडीए वोट्स का जो चंक है उसमें सबसे बड़ा है, और सारे दल यही चाहते हैं कि वो वोट बैंक बटे नहीं। तो ऐसे में ये बात का कहा जाना, इस बात का कहा जाना, मुझे ये लगता है कि ये महागठबंधन की सियासत में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन मन में एक सवाल ये भी आ रहा है कि तेजस्वी की पार्टी MY की पार्टी कही जाती है, मुस्लिम और यादवों की पार्टी, और इस तरीके से फ्रंट पे ना आकर के, मतलब इनडायरेक्टली रिजेक्शन देना किसी और के द्वारा भी, इसका क्या असर पड़ेगा तेजस्वी की पार्टी की छवि पर? कुछ उनकी छवि पर रिजेक्शन, इस रिजेक्शन का छवि पर कोई असर पड़ेगा या फिर वोटर्स पर कोई असर पड़ सकता है? इसको इनडायरेक्ट भी मत कहिए मुस्कान, क्योंकि चिट्ठी जो लिखी थी असदुद्दीन ओवैसी ने वो लालू जी को लिखी थी। उनके पार्टी की तरफ से लालू जी की पार्टी को चिट्ठी गई थी। तो जब आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप महागठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, तो दरअसल लालू जी की ये प्रतिक्रिया है। सुना भले रहे हैं अखिलेश सिंह, लालू जी ने उनको रिजेक्ट किया है, तेजस्वी ने उनको रिजेक्ट किया है। तो यहाँ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो एक लाइन होती है वो ब्लर हो जाती है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि ओवैसी को रिजेक्ट करने का मतलब क्या होता है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी कोई बिहार से नेता तो है नहीं, और उनका तो ताल्लुक हैदराबाद से है, और हैदराबाद से वो आते हैं, और उनकी सियासत बिहार के अलावा महाराष्ट्र में और कई और जगहों पर है। पर बिहार हैदराबाद के बाहर एक ऐसी ज़मीन है जिसने ओवैसी को स्वीकारा। और मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूं कि पिछले चुनाव में जब मैं
उनके साथ कवरेज कर रहा था तो मैंने ख़ास तौर पर जो सीमांचल का इलाका है, और दर्शक बेहतर जानते हैं सीमांचल का वो इलाका जो कि कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल इलाका है, किशनगंज हो, अररिया हो, सहरसा हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, इन सब इलाकों में माना ये जाता है कि जो मुस्लिम आबादी है वो ज़्यादा है। और मैं उनके साथ कवरेज के लिए जा रहा था और मैं उनके प्रति ख़ास तौर पर युवाओं में एक दीवानगी देखता था, और जिस तरह से वो आंखें मूंद करके भाषण देते हैं, खुले विचारों के नेता हैं, युवाओं को पसंद आते हैं बहुत ज़्यादा। और लोगों को ये लगता है कि जैसे सभी जातियों की अब पार्टियां होती हैं। राष्ट्रीय पार्टी तो कुछ ही है ना, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी और कुछ पार्टियां रह गई। सभी जातियों की पार्टियां हैं, जैसे यादवों की पार्टी है आरजेडी, जैसे पासवान की पार्टी है एलजेपी, ठीक उसी प्रकार हमारी कोई पार्टी नहीं है। मुस्लिम्स को ये लगता था, और उस एहसास को एक तरह से पूरा किया था असदुद्दीन ओवैसी ने। और उसका देखिए असर क्या हुआ। उसका असर ये हुआ कि उस सीमांचल के इलाके से 5 सीटें एक हैदराबाद की पार्टी ने आकर के जीत लिया। तो आप ये समझिए कि क्या इम्पैक्ट है उनका। इतना ही नहीं, उनसे टिकट मांग करके चुनाव लड़ने वाले बहुत से क्षेत्रों में थे, अलग अलग क्षेत्रों में उनके साथ अपने आप को जोड़ने वाले लोग थे, और वो केवल मुसलमान नहीं थे। उन्हें ये लगता था कि अगर हम अपनी जाति का वोट लेते हैं और अगर हम ओवैसी की टिकट लेते हैं तो हमें मुसलमान वोट मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि उनकी पकड़ जो है मुस्लिम वोट्स पर बिहार में भी बदस्तूर बढ़ती जा रही है, और उसी का असर था कि 5 सीटें आईं। बाद में हमने देखा कि वो 5 में से 4 टूट कर वो चले गए आरजेडी की तरफ से, और एक मलाल बहुत ज़्यादा इसका असदुद्दीन ओवैसी को था। और एकमात्र विधायक रह गए, वो विधायक हैं अख्तरुल ईमान, जो कि इस वक्त भी विधायक हैं। वो जीते भी थे, वो गए नहीं, और वो कट्टर हैं, एकदम समर्थक जिसको कहा जा सकता है। मैंने उनसे बात की थी पिछले दिनों जब वो चिट्ठी लिखी गई थी, और उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ऐसा है कि हमारी कोशिश हमेशा से ये रहेगी कि हम गैर बीजेपी वोट्स, गैर एनडीए वोट्स को बंटने नहीं दें। अब ये चॉइस उनकी है, कल को इतिहास हमें दोषी नहीं देगा। अगर हम चुनाव लड़ते हैं, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें वो रिजेक्ट करेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, और अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमें कौन सा वोट मिलेगा ये भी वो बखूबी जानते हैं। ये वोट अगर डिवीजन होता है तो वी शुड बी ब्लेम्ड फॉर दैट। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने चिट्ठी लिखी है, और हम चाहते हैं कि हमें गठबंधन में शामिल किया जाए। और इस बात को हो गए करीब 1.5 महीने, और तब वो बैठे रहे। और एक राष्ट्रीय छवि पार्टी की होती है, एक स्थानीय छवि होती है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि ओवैसी के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो फिर एक राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें बड़ी दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी कि आप जो है केरल में मुस्लिम लीग के साथ जुड़े हुए हैं, उस ओवैसी के साथ बिहार में जुड़े हुए हैं, आप तो दरअसल मुसलमानों की पार्टी हो चुके हैं। इस बात से वो बचना चाहती है। और तेजस्वी यादव और आरजेडी की दिक्कत ये है मुस्कान, कि वो अपना शेयर और अपना प्रभाव किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप उनको गठबंधन में ले लेते असदुद्दीन ओवैसी को, तो परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली आप उनके प्रभाव को एक्सेप्ट कर लेते। बिल्कुल। अभी तक तो आपने खुद कहा ना MY, तो MY की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? आरजेडी। लेकिन जिस दिन आप ओवैसी को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप एक तरह से मान लेंगे कि MY में M का जो प्रतिनिधित्व है वो सिर्फ हम नहीं करते हैं, बल्कि देयर इज समबडी एल्स जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। तो इन दोनों के पास, कांग्रेस के पास भी वजह थी और आरजेडी के पास भी वजह थी। उन्होंने रिजेक्ट किया है, इस बात को बखूबी जानते हुए कि इस रिजेक्शन का नुकसान होगा। बिहार में 17% मुस्लिम वोट बैंक्स हैं, जिसमें ओवैसी भी दावा करते हैं। तो अब मुस्लिम वोट बैंक्स का क्या होगा? देखिए, अभी पीछे जब इस गठबंधन की बातचीत की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था अख्तरुल ईमान ने, और बाद में इस बात की तस्दीक की थी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। उन्होंने कहा था कि देखिए साहब, ऐसा है कि हम चुनाव लड़ेंगे और हम 50 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। हम कोई 5 या 10 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे जो हमने पिछली दफ़ा किया था। हम ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और हम कोशिश इस बात की करेंगे कि हमारे
जो विधायक के कैंडिडेट्स हैं वो केवल समाज के हर वर्ग से आए, ख़ास तौर पर जो पिछड़ा तबका है उसमें से आए। दलितों को हम ज़्यादा टिकट्स देंगे, हम कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास सा आने लगा है कि अगर हम किसी को टिकट देते हैं तो उस क्षेत्र का एक बड़ा मुस्लिम वर्ग है मतदाताओं का जो वो आरजेडी को न दे करके वो एमआईएम के कैंडिडेट को देगा। वो एमआईएम का कैंडिडेट चाहे हिंदू हो सकता है, चाहे वो मुसलमान हो सकता है, उसको देगा। ये धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। आप 17% की बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि देखिए एक मुश्त पूरी तरह से 17% तो अभी भी आरजेडी को नहीं मिलता होगा, लेकिन सबसे बड़ा चंक तो आरजेडी को मिलता है। अब अगर उसमें एक प्रमुख दावेदार के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी आ जाते हैं तो ये आरजेडी की स्थिति को थोड़ा कमजोर करता है। आपको उस तरफ देखना पड़ेगा कि एनडीए में कौन से लोग टूट रहे हैं, और अगर उधर टूट नहीं रहे हैं और इधर टूट हो रही है तो फिर नेट रिजल्ट जो होता है वो लॉस होता है। पर प्रश्न तो यहाँ ये है ना मुस्कान के तेजस्वी ये रिस्क ले रहे हैं। सवाल ये है कि अगर हम इस बात को समझ रहे हैं तो हमसे बेहतर तेजस्वी समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि दिस रिस्क इज़ वर्थ टेकिंग, ये ले सकते हैं हम रिस्क, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को देख करके कोई मुस्लिम मत इधर उधर नहीं होगा, वो एक ही तरफ जाएगा, उस पार्टी को जाएगा जो शायद भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती है। और आज की तारीख में यकीनन भारतीय जनता पार्टी के सामने डटकर लड़ने वाली पार्टी तो आरजेडी है। तो फिर मुसलमान अपने वोट को ज़ाया क्यों करेंगे? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के बारे में कहा जाता है कि सबसे टैक्टिकल वोटर होते हैं, वो अपने वोट को ज़ाया नहीं करते हैं, बेकार नहीं करते हैं, बहुत सोच समझ करके देते हैं। सबसे पहले सुबह चले जाते हैं, उनकी महिलाएं हों, उनके बुजुर्ग हों, वो तमाम लोग सबसे पहले आकर के वोट कर लेते हैं। तो उन्हें ये आत्मविश्वास है। पर आप मुझसे अगर पूछेंगी कि क्या सचमुच में ये ऐसा तेजस्वी को सोचना चाहिए, मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मुझे 2-3 इलेक्शन असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाकर के कवर करने का अवसर मिला है, और मुझे लगता है कि एक बड़ा वर्ग है ख़ासतौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों में और ख़ास तौर पर युवाओं में जो ओवैसी को वोट देगा ही देगा। इस बीच सवाल ये आ रहा है कि महागठबंधन ने इतना समय लिया, मतलब ओवैसी ने ये पत्र बहुत पहले दिया और इतना समय लिया, तो ये कहीं आउटराइट रिजेक्शन तो नहीं लग रहा है? क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये एकदम से रिजेक्ट किया गया हो ऐसा नहीं लगता है कि प्रपोजल आया है, प्रपोजल के ऊपर लोगों ने मल किया है, सोचा है बहुत, और सोचने के बाद एक प्रोसेस को अंडरगो करने के बाद उन्होंने तय किया कि साहब ये नहीं हो सकता, हम इनको ले नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको साथ लेने का विचार ज़रूर आया होगा। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। पिछले दिनों वक्फ के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा था और उस प्रोटेस्ट को बहुत फ्रंटलाइन से लीड कर रहे थे ओवैसी। बिल्कुल। उस वक्त मैंने वो तस्वीर देखी थी जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और ओवैसी एक ही फ्रेम में नजर आ रहे थे। तो उन्होंने उस वक्त तो दूरी नहीं बनाई कि साहब हमारे मुद्दे अलग हैं, उनके मुद्दे अलग हैं, भले ही वो भी वक्त पर कर रहे हैं पर हम दोनों अलग अलग हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो दोनों साथ खड़े थे। उसके बाद आपने देखा कि जब भारतीय राजनयिक सांसदों की टीम को दूसरे देशों में भेजा गया और उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी का जो प्रदर्शन था वो ज़बरदस्त था। वो उन्होंने पाकिस्तान की जो मजम्मत की, जिस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पर खड़े होकर के पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी ही नहीं ठहराया, बल्कि कहा कि वो खुद इसका शिकार होने जा रहा है। उनके अंदर एक भारतीय होने का जो एक अपने आप को प्रेजेंट करने का एक प्लेटफॉर्म जो मिला, उसमें उन्होंने साबित भी किया और उनकी एक नई छवि निकल कर सामने आई। इसमें इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी, उसमें भी वो बार-बार जाते हैं और भारत के एक सजग प्रहरी के तौर पर वो इंटरनेशनली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं। तो इन सब वजहों से ऐसा लगा जैसे कि सोच में तो पड़ गया महागठबंधन, पर लोकल पॉलिटिक्स इज लोकल पॉलिटिक्स आफ्टर ऑल। ये उनकी राष्ट्रीय छवि थी जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लोकल पॉलिटिक्स ये डिक्टेट करती थी कि सीमांचल की ज़्यादातर सीटें ओवैसी लड़ जाते और एक तरह से सफाया हो जाता MY का वहाँ पर। तो अगर मान लीजिए वहाँ से M खत्म हो जाता है तो फिर आरजेडी किसकी पार्टी रह जाएगी? यादवों की पार्टी रह जाएगी, क्योंकि उन्हें नए अभी लोग जोड़ने शुरू किए हैं, कुशवाहा समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जुड़ा है नहीं जुड़ा है अभी तक वो समझ में तो नहीं आता है। तो ऐसा लगा जैसे कि लोकल पॉलिटिक्स ने उनको डिक्टेट किया कि भाई ऐसा है, आप इस वक्त नहीं जाइए।
असदुद्दीन ओवैसी एक ब्राइट लीडर है। ब्राइट लीडर से मेरा ताल्लुक ये है कि वो ऐसे नेता हैं जो आपको देखने से तो लगेगा कि वो एक कट्टर मुस्लिम मुसलमान। छवि के लीडर हैं, बिल्कुल। पर उनको देख करके आप जब उनसे मुलाकात करेंगी तो आप पाएंगे एक तो वो बैरिस्टर हैं, उन्होंने कानून की पढ़ाई इंग्लैंड में की है और उनका जो आउटलुक है वो तमाम मॉडर्न है। हैदराबाद में जहाँ वो रहते हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई इस इलाके में रहते हैं जहाँ सारे मुसलमान ही रहते हैं, उस तरह का वो एक जो होता है उस तरह की सोच नहीं रखते हैं। और मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया, जो उनकी पार्टी ऑफिस है एक जगह हैदराबाद में दारुस्सलाम, जहाँ पर वो ये अपना दफ्तर चलाते हैं, वहाँ मैंने देखा कि उनके पास काम करवाने और अपनी फरियाद लेकर के आने वाले लोगों में ऐसा नहीं था कि केवल मुसलमान थे। उस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, पर बहुत हर समाज के लोग, ख़ासतौर पर हिंदू समाज के लोग, तो अपने आप को इस दायरे से ऊपर उठा करके रखने में वो सफल वहाँ भी रहे हैं हैदराबाद में। पर उनकी ये जो छवि है बाहर आ नहीं पाती है। ये मौका उनको ऐसा लगा कि एक रहेगा जब मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाऊंगा जहां तमाम महागठबंधन के नेता रहेंगे, लालू जी रहेंगे, तेजस्वी रहेंगे, राहुल गांधी रहेंगे और मैं भी रहूंगा, बाकी के लोग भी रहेंगे। लेकिन इस मौके को डिनाई इसीलिए किया गया है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये आ गए तो शायद राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों का एक नेता खड़ा हो जाएगा और वो अभी अघोषित तौर पर है, हम उसे रिकग्नाइज करके उसे जगह दे करके घोषणा कर देंगे इसकी, और उसके बाद से हमारी स्थिति और कमज़ोर हो जाएगी। अगर गैर एनडीए और गैर बीजेपी के वोट का डिवीजन होता है तो इससे नुकसान तो तेजस्वी को होगा, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें पता तो है कि ये नुकसान होगा, फिर भी वो इस तरीके के फैसले ले रहे हैं। ये आपका आकलन है, क्योंकि उनका आकलन ये है कि नुकसान होने के बावजूद मैं फायदे में रहूंगा। नुकसान तो होगा, वो तो पिछले चुनाव ने ही बता दिया। 5 सीटें वो जीते अगर, तो कई सीटों पर उन्हें खराब भी किया। बिल्कुल, क्योंकि वो लड़े तो ज़्यादा सीट, और तेजस्वी कितने वोटों से रह गए थे या कितनी सीटों से रह गए थे? 10 या 12 सीटों से ही वो चुनाव में जीत दर्ज करने में रह गए थे। 110 सीटें उनको आई थी और 122 पर बिहार में सरकार बनती है। तो ये वो बखूबी जानते हैं कि उनको नुकसान होगा, लेकिन उन्हें लगता है कि जो फाइनल कैलकुलेशन है मुस्कान, उसमें ये नुकसान सहना उनको ज़्यादा बेहतर लग रहा है, रादर देन वो नुकसान कि मैं अपने मुस्लिम वोट बैंक को किसी और को सरेंडर कर दूं। वो नहीं कर सकता मैं। अब ये कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ओवैसी नहीं भी जीतते हैं, फर्ज करें वो एक भी सीट नहीं जीतते हैं, पर ये तो आप दावे के साथ कह सकती हैं कि एक बड़ा वोट वर्ग उनके साथ जाएगा, परसेंटेज ऑफ वोट उनके साथ जाएगा, और वो परसेंटेज ऑफ वोट जो है ऑब्वियसली वो महागठबंधन को नुकसान करेगा और एनडीए को फायदा करेगा। तेजस्वी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने पसंद नापसंद को लेकर बहुत शार्प है, मतलब बहुत सटीक है। पहले कन्हैया, फिर पप्पू यादव और अब ओवैसी। क्या मतलब है इसका? क्या, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? ये उनके पर्सनालिटी का एक नया ट्रेट सामने आ रहा है कि जिसमें अगर वो किसी चीज़ को तय कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तय कर लेते हैं। और आपने सही कहा, हम लोगों ने देखा कन्हैया के मामले में उन्होंने 2019 के इलेक्शन में तय किया कि नहीं, हम इनको बेगूसराय से महागठबंधन का कैंडिडेट नहीं होने देंगे। उन्होंने नहीं होने दिया उसको, और उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, बावजूद इसके कि महागठबंधन ने ये सीट सीपीआई को दी थी और उस वक्त कन्हैया सीपीआई में थे, लेकिन उनके कैंडिडेट, और वो मुस्लिम थे, वो खड़े हुए, उन्होंने तमाम मुस्लिम वोट्स इधर कर दिया और गिरिराज सिंह बहुत आराम से जीत गए वहाँ से। उसी प्रकार पप्पू यादव को लेकर के बड़ा क्लियर कट उनका एटीट्यूड है। उनको चढ़ने नहीं दिया मंच पे, उनको टिकट नहीं दिया पूर्णिया से, और यहाँ तक कि ये स्पष्ट कर दिया कि उनके साथ कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। वो कांग्रेस के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वो महागठबंधन, अब ये अलग बात है कि कांग्रेस ने उनको अपनी तरफ कर लिया है और बड़े फैनफेयर के साथ उनको प्लेटफॉर्म दिया है, और आने वाले दिनों में ये कैसे प्ले आउट करता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। पर ये बात सही है कि बड़े शार्प लाइक्स एंड डिसलाइक्स उनके हैं, और उसमें असदुद्दीन ओवैसी एक तीसरा चेहरा है जो कि इस बात को मानते हुए, इस बात को जानते हुए कि शायद बहुत अच्छा फैसला नहीं है, उन्होंने ये फैसला लिया। और मैं इसको अखिलेश सिंह या कांग्रेस का निर्णय नहीं मानूंगा,
ये दरअसल बिल्कुल ये दरअसल जो सबसे बड़ी पार्टी सुप्रीमो। के सबसे बड़े चेहरे हैं, ये तो उनका निर्णय है। तो ये तो बस अनाउंस करने आए हैं, ये तो लाउड स्पीकर हैं। दरअसल फैसला किसी और ने लिया है, और जिसने भी ये फैसला लिया है वो उसने तमाम कैलकुलेशंस के बाद लिया है। उनके अपने पसंद नापसंद आज की तारीख में मुस्कान महागठबंधन में मैटर कर रहे हैं, और ये फैसला उसी की पहचान है। ओवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी करके एक पार्टी बनाना चाहते हैं, और उनका ये सपना रहा है कि वो एक पार्टी बनाएं और इस तरीके से उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन बिहार में मिले रिजेक्शन के बाद क्या उनके फ्यूचर प्लान्स पर असर पड़ सकता है? तात्कालिक रूप से एक झटका तो लगेगा, क्योंकि अगर वो साथ लड़ते तो भले ही चुनाव में जीतते हारते, महागठबंधन सरकार बनाती न बनाती, उनके पास दिखाने के लिए 5-10 सीटें होती, ये तय था। लेकिन अब इस वक्त और अगर उनके पास 5-10 सीटें हो जाती तो दूसरे राज्यों में जाकर के अपनी पार्टी को पेश करना उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता। अभी तो वो कह देते हैं सब कि साहब आप तो हैदराबाद की पार्टी हो। दूसरा कहते हैं कि आप हैदराबाद में भी केवल, आंध्र में भी तेलंगाना में हैदराबाद लड़ते हो, पूरे तेलंगाना में क्यों नहीं लड़ते हो, और चले आए बिहार आप। तो एक्सेप्टेबिलिटी की उन्हें समस्या हो रही है। पर पॉकेट्स हैं मुस्लिम इन्फ्लुएंसेस, जहाँ जहाँ हैं वहाँ वो जाते, और उनके पास ये कहने के लिए होता है कि देखिए एक हमारे पास हैदराबाद है तो दूसरा बिहार है, और फिर इसके बाद आप जानती हैं वहाँ ममता बनर्जी लड़ेंगी चुनाव, और बंगाल में चुनाव है, वहाँ सबसे बड़ा वोट बैंक है मुसलमानों का, वहाँ वो दावेदार बन जाते। तो बहुत चीज़ें सोची गई हैं। मुझे लगता है कि इसमें ममता बनर्जी का भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा इस फैसले में, क्योंकि अगर वो पहुंच जाते वहाँ पर तो उनका अपना एक फ़ैन फॉलोइंग है। तो इन सब समस्याओं को एक तरह से अभी फ़िलहाल के लिए तो रोक दिया है इस फैसले ने, और वो ऑल इंडिया पार्टी बनाने का जो एक सपना देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ी पार्टी हमारी होगी जो मुसलमानों की रहनुमा होगी। और बार बार वो कहते हैं अपने भाषणों में, अगर आप सुनिए कि सबों की पार्टियां हैं, तो फिर ये मुसलमान को मुख्य धारा से क्यों अलग रखते हो? हमें भी अपनी पार्टी बनानी है ताकि हमारे हक हुकूक की बात कोई कर सके, हम करने के लिए तैयार हैं। तो फौरी तौर पर, तात्कालिक तौर पर एक झटका हम कह सकते हैं कि उनको लगा है। पर मुझे ये लगता है कि अगर वोट परसेंटेज उन्हें अच्छा मिल जाता है तो उसको वो कोट करेंगे, और वो लगता नहीं है कि वो ख़त्म होने वाले हैं, एक रिजेक्शन से वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में आपको एक तीसरा मोर्चा बिहार में बनता हुआ दिखाई पड़े, जिसमें ओवैसी रहे, और वो तमाम दल जो कि न इधर हैं न इधर हैं, वो उनके बैनर तले चुनाव लड़ें और चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करें। वो आरोप जो कि हमेशा से कांग्रेस और आरजेडी लगाते रहे उन पर कि आप बीजेपी का काम करते हैं, आप वोट बांटते हैं, इस बार वो कहेंगे कि साहब देखिए मैंने तो कहा था कि मुझे अपना साथी बना लीजिए। अब आप ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि मैं गैर बीजेपी वोट बांटता हूं, क्योंकि मैंने आपको कहा था, मैंने तो मौका दिया था, आपने मुझे रिजेक्ट किया है। अब मैं चुनाव लड़ूंगा, वोट बटे तो बटे, लेकिन मैं तो चुनाव लड़ूंगा, और अब आपके पास कहने का मौका भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने ओवैसी को जो रिजेक्शन मिला है, अब उस रिजेक्शन का क्या परिणाम आता है, ओवैसी उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और सर ने बोला कि ये त्रिकोणीय एक बन सकती है, जो भी समीकरण बनेगी या जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो इसके बाद ही आने वाले हैं, और आने वाले चुनाव में कई तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। नमस्कार।